तो दोस्तों अगर आप लोग भी क्लास 10th से जो है फाइनल एग्जाम 2024 में देने जा रहे हो, यानी कि सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन, यानी कि हम लोग कह सकते हैं माध्यमिक स्कूल परीक्षा, जो कि फाइनल आपका 2024 में होने वाला है। तो वो अगर आप लोग देने जा रहे हो तो अभी के उस वीडियो में हम आपको जो है ना बताएंगे साइंस का काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न, जो कि आपका सब्जेक्टिव रहेगा और यह 2 मार्क्स और 5 मार्क्स वाला प्रश्न होगा। कह सकते हो कि अभी की वीडियो में हम जितना भी प्रश्न बताएंगे उसमें से सारा का सारा प्रश्न जो है आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम जो कि आपका होने वाला है 2024 में कितना तारीख को, तो आपको याद रखना है ये होने वाला है 15 फरवरी को आपका है साइंस का पेपर। तो सेम टू सेम यही सब देखने को आपको उसमें जो है मिलने वाला है, जो कि आप लोग देख सकते हो साइंस का पेपर आपका जो है 2024 में होने वाला है। तो चलिए आपको बता दें कोड वगैरह जो रहेगा ये सब भी, क्योंकि बिहार बोर्ड ने सारा चीज़ बता ही दिया है, जो कि आपको पता ही होगा। विषय कोड वगैरह जो फाइनल में आपका रहने वाला है वो प्रथम पाली के लिए आपका रहेगा 112 और सेकेंड पाली के लिए रहने वाला है 212। तो ये सब आपका रहने वाला है। तो यह प्रथम पाली और द्वितीय पाली दोनों के विद्यार्थियों के लिए यह वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए बिना विलंब के आपको जो है हम क्वेश्चन आंसर करवा देते हैं, जो कि आपके फाइनल एग्जाम में एकदम 100% पूछेगा, जो कि 2 मार्क्स और 5 मार्क्स दोनों में पूछने लायक प्रश्न है। चलिए तो हम लोग भौतिकी के साथ साथ जो है ना, आप लोग याद रखना, भौतिकी के साथ साथ यानी फिजिक्स के साथ साथ हम सभी को केमिस्ट्री वगैरह को भी लेकर के चलेंगे। तो देखिएगा पहला प्रकाश का अपवर्तन एवं परावर्तन में जो ये प्रश्न है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स में पूछे जाने वाले प्रश्न में से आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, जो कि फाइनल एग्जाम में 100% एकदम पूछने का गारंटी लेते हैं हम, एकदम पूछेगा ही पूछेगा। तो देखिएगा पहला प्रश्न जो आपसे पूछने वाला है ना, ये पूछेगा कि प्रकाश की चाल के पदों में अपवर्तनांक की परिभाषा लिखिए। क्या बोला? प्रकाश की चाल में पदों के अपवर्तनांक में आपको जो ना अपवर्तनांक की परिभाषाएं लिखनी है। तो चलिए आंसर आपका यहाँ से होगा, लिखना है साइन आई बटे साइन आर स्थिरांक है। साइन आई बटे साइन आर जो है ना स्थिरांक है। स्थिरांक के इस मान को दूसरे माध्यम के पहले के साक्षेप अपवर्तनांक कहते हैं। याद रखिएगा साइन आई बटे साइन आर एक स्थिरांक है, स्थिरांक यानी कि स्थिर है, जो कि स्थिरांक के इस मान में यानी कि साइन आई बटे जो साइन आर है यह पहले दूसरे मान से पहले मान में क्या होता है, आ जाता है। और अर्थात कह सकते हैं प्रकाश किरण दूसरे माध्यम में दिए गए युग्म के लिए होने वाले दिशा परिवर्तन के विस्तार को अपवर्तनांक के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो इस टाइप से क्वेश्चन का आंसर होगा। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना और हो सके तो लिख करके आप लोग जरूर याद कर लेना। उसके बाद जो एक प्रश्न और आता है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यह प्रश्न 100% पूछने जानते हैं और ये 5 नंबर में हमेशा पूछे जाते हैं। तो देखिएगा पहला प्रश्न है कि उत्तल लेंस एवं अवतल लेंस में जो है चित्र के साथ आपको करना है क्या, विभेद बताना है, यानी कि चित्र के साथ में उत्तल लेंस अवतल लेंस में अंतर बतलाना है। तो चलिए चित्र वगैरह यहाँ पर जो है ना उत्तल लेंस का बना हुआ है, यहाँ पर अवतल लेंस का बना हुआ है, आप लोग इसे देख लीजिएगा। और चलिए क्वेश्चन का आंसर किस प्रकार से आपको लिखना है, तो उत्तर लिखना है उत्तल लेंस एवं अवतल लेंस में निम्नलिखित अंतर है। तो पहला आपको ले लेना है एक इस प्रकार से डायग्राम आपको बना लेना है, डायग्राम बना करके आपको जो है आंसर कर लिखना है उत्तल लेंस अवतल लेंस। उसके बाद पहला लिखना है, पहला में लिखिएगा कि उत्तल लेंस में लिखना है किनारे का भाग जो है ना पतला होता है और बीच का भाग मोटा होता है। अवतल लेंस में लिखना है कि किनारे का भाग मोटा होता है और बीच का भाग जो है ना पतला होता है। उसके बाद 2 नंबर में लिखना है उत्तल लेंस में इसमें वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। आपको याद रखना है इसमें वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। वहीं हम लोग उत्तर अवतल दर्पण में करेंगे बात, तो इसमें वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो इतना आपको लिख लेना। फिर इसके बाद और लिख देना है, जैसे कि लिखना है 3 नंबर पॉइंट दे करके इसमें वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। किसमें? तो उत्तल लेंस में। अवतल लेंस में लिखना है कि केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। वहीं चौथा पॉइंट दे करके लिखना है इसमें उल्टा प्रतिबिंब बनता है, यानी कि किसमें, तो याद रखना है आपको जो है ना उत्तल लेंस में जो उल्टा प्रतिबिंब बनता है और अवतल लेंस में सीधा प्रतिबिंब बनता है। वहीं 5वां पॉइंट देना है, लिखना है यह अपवर्तित किरणों को अपसारित करता है और अवतल लेंस में लिखना है यह अपवर्तित किरणों को जो है ना अपसारित करता है। तो ये इस प्रकार से था, आपको बता दें यह क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये 2 मार्क्स और 5 मार्क्स दोनों में पूछे जा सकते हैं। अगर 2 नंबर में पूछता है तो मात्र आपको यहाँ तक आंसर लिख देना है, मात्र 2 पॉइंट दे करके यहाँ तक लिख करके छोड़ देना। अगर 5 नंबर में पूछता है तो आपको बढ़ना है आगे और यह पूरा लिख देना है, ठीक है। तो चलिए आशा करेंगे आपको समझ आया होगा और स्क्रीनशॉट लेना चाहिएगा तो ले लीजिए और आराम से लिख लीजिएगा और आगे बताएंगे भी कि PDF कैसे आपको जो है ना इसका प्राप्त होगा। तो चलिए अगली क्वेश्चन यहाँ पर है 16 नंबर, इसको देखिएगा।
प्रश्न पूछा है कि सोविंग, ठीक है, सेविंग दर्पण अवतल, सेविंग दर्पण अवतल, ठीक है, अवतल यानी सेविंग दर्पण अवतल, जबकि चालक दर्पण जो है ना उत्तल क्यों होते हैं। सिंपल सा कहने का अर्थ हुआ कि सेविंग जो है ना क्या कहा जाता है, अवतल दर्पण को कहा जाता है, और चालक कहा जाता है उत्तल दर्पण को। क्यों कहा जाता है, तो इसमें अपने उत्तर के पक्ष में किरण आरेख भी आपको खींचना है। तो चलिए इस प्रकार से उत्तर होगा, देखिएगा क्वेश्चन है, आंसर होगा कि अवतल दर्पण के सामने निकट रखी वस्तु का प्रतिबिंब सीधा तथा बड़ा बनता है, क्योंकि अवतल दर्पण के सामने हम लोग किसी भी वस्तु को रखते हैं तो सीधा साथ में बड़ा बनता है, इसलिए चेहरे के बाल जो होते हैं ना स्पष्ट दिखाई देते हैं, किसमें, तो अवतल दर्पण में। तो डायग्राम यहाँ पर बना गया है, इसके लिए अवतल दर्पण के लिए यह डायग्राम बनाया गया है, जो कि आपको एक गोला बना लेना है, जो कि यहाँ पर गोला बना हुआ है, आप लोग यहाँ से देख सकते हो गोला बना हुआ है, और इसमें जो है ना एक आपको लिख लेना है मुँह, ये आपका हो जाएगा ध्रुव, ठीक है, और ये आपका अंदर का पॉइंट जो है ना ये आपका मुख्य अक्ष होगा, और पॉइंट का बिंदु जो है ये आपका वक्रता केंद्र होगा, और ये बाहर का जो गोला है ये लेकरिंग है, ये आपका क्या हो जाएगा, तो परावर्तक तल हो जाएगा। अब चलिए हम लोग यहाँ पर देखेंगे आगे, तो यहाँ पर देखिएगा, अब चलिए यहाँ देखिएगा, अगर हम लोग उत्तल दर्पण की बात करेंगे तो उत्तल दर्पण के लिए पहले परिभाषा ये होगा, फिर डायग्राम बताते हैं क्या उसका। देखिए उत्तल दर्पण में जो है ना, अगर उत्तल दर्पण के सामने वस्तु को अगर रखा जाए तो वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, सीधा बनता है, तथा इसका दृष्टि क्षेत्र यानी कि क्षेत्र जो एरिया होता है ना वो बहुत बड़ा बन जाता है। उत्तल दर्पण किस में लगा होता है, आपको पता होगा ना, मोटर बाइक के साइड मिरर में लगा हुआ रहता है, जो आप लोग देखते हो हैंडल वगैरह में, तो वो सब उत्तल दर्पण होता है। तो उसका उसमें आप लोग देखोगे फिगर तो कितना बड़ा बनता है, बहुत बड़ा एरिया को उसमें कवर किया जाता है, तो इसीलिए काफी दूर स्थित वस्तु भी इसमें दिखाई देती है। तो चलिए इसके लिए डायग्राम यहाँ पर बनाया गया है, जो कि डायग्राम आप लोग देख सकते हैं। सेम उसी प्रकार से बनाना है जो इसमें आप लोग लिखे हो ना, सेम उसी प्रकार से यहाँ पर आपको लिख देना है, ठीक है, और सेम टू सेम यही डायग्राम आपका बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए ये हमारा हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन। इसका आंसर स्क्रीनशॉट लेना चाहिएगा तो ले लीजिए, नहीं तो पीडीएफ कैसे मिलेगा वो मैं आपको जो है ना बता देता हूँ अभी। देखिए पीडीएफ लेना है तो आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा, और साथ में व्हाट्सएप ग्रुप का वो ज्वाइन कर लीजिए, उसमें आपको मिल जाएगा। अगर उसमें नहीं मिलेगा तो आप लोग सीधे इस नंबर पर मैसेज करोगे और बोलना कि सर मुझे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दीजिए। क्या बोलना है, सर मुझे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दीजिए, मैं क्लास 10 मैं आपको दे दूंगा, आप ज्वाइन कर लीजिएगा। नंबर है 696 98 095, आप लोग इस पर कॉन्टैक्ट कर लेना, ठीक है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। आगे देखिए यहाँ से हमारा जो क्वेश्चन होगा देखिएगा, चलिए यहाँ से हमारा होगा प्रिज्म, 17 नंबर क्वेश्चन पूछेगा, प्रिज्म से होकर प्रकाश के अपवर्तनांक का नामांकित किरण खींचे, ठीक है, मतलब ये हमें प्रिज्म का डायग्राम बनाना है, ठीक है। तो सीधा सीधे लिखेंगे प्रकाश अपवर्तन का नामांकित चित्र इस प्रकार है, जो कि आपको प्रिज्म यहाँ पर दिख रहा होगा, ये प्रिज्म आपको बना देना है। प्रिज्म में किस प्रकार से हो रहा है, तो यहाँ से देखिएगा एक किरण को जब पास किया जाता है तो ये आपतित किरण है, यह विचलित हो गया, विचलन कोण हो गया, और इसके यही आपतित किरण को जब इस प्रकार से यहाँ से डाला गया तो निर्गत की ओर क्या हुआ, मुड़ गया, और ये आपका प्रिज्म है। तो ये डायग्राम आपको बना करके लिख देना है। ये 2 नंबर में पूछा जाता है प्रश्न, काफी इंपॉर्टेंट है, इसको याद ही कर लेना। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है, काफी विवया क्वेश्चन है, सेम टू सेम यह पूछेगा आपसे। तो देखिए लिखना है, इसमें लिखना है कि उत्तल लेंस पर जब प्रकाश की समांतर किरणें जो है ना आपतित होती है तो उत्तल लेंस से अपवर्तन के बाद ये समांतर किरणें एक बिंदु पर मिलती है। सिंपल सा कहने का अर्थ हुआ कि उत्तल लेंस हम लोग जो है ना उत्तल लेंस को अभिसारी क्यों कहेंगे, तो बहुत सारा किरण आता है, बहुत सारा, जैसे कि उत्तल लेंस ये आपका रहा और बहुत सारा बिंदु आ रहा है, इस प्रकार से आ रहा है, और सभी जो है ना ये पास जब प्रिज्म से करेगा ना उत्तल लेंस से तो यह एक ही बिंदु पर मिलेगा। देखो एक ही बिंदु पर मिल रहा है ना, और एक ही बिंदु पर मिल करके निकल जाता है। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, तो सिंपल इतना भाषा लिखना है, तो आप लोग समझ जाना, इतना लिखोगे तो आपको जो है ना 2 नंबर मिल जाएगा। सिंपल सा लिखना है परिभाषा की, डायग्राम इस प्रकार से बना हुआ है, लिखना उत्तल लेंस में जब जो है ना बहुत सारे प्रकाश की समांतर किरणें पास करती है तो वह सभी एक बिंदु पर मिल जाती है, इस प्रकार से यहाँ पर लिख देना, यहाँ पर मिल जाएगी, बस हो गया, इतना ही लिखना है। इतना भी लिख दोगे तो आपको टोटल नंबर मिल जाएगा, नहीं तो आगे आप लोग लिख सकते हो। इससे स्पष्ट होता है कि उत्तल लेंस समांतर किरणों को अभिसारित करता है, इस गुण के कारण इसे अभिसारी लेंस कहा जाता है। तो सिंपल सा था, आप लोग याद कर लेना, वैसे याद हो गया हुआ मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन है आपका जो है ना, हम लोग चलेंगे इसमें मानव नेत्र तथा रंग विलास संसार, इससे काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि अभी हम जो आपको पढ़ा रहे हैं ना सेम टू सेम इन सभी VVI चैप्टर से ही लेकर पढ़ा रहे हैं, और सेम टू सेम ये सब प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। चलिए अगली क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, 1 नंबर है, रेलवे के सिग्नल का प्रकाश जो है ना लाल रंग का ही क्यों होता है। आपने देखा होगा, आप लोग जाते हो जब स्टेशन पे ट्रेन स्टेशन पे, तो वहाँ पर देखोगे सिग्नल जो रहता है ना लाल रंग का रहता है, क्यों रहता है, तो चलिए ये इसके पीछे कारण है, उसका उत्तर देखना। लाल रंग के प्रकाश के का तरंगदैर्घ्य क्या होता है, अधिक होता है। लाल रंग का जो प्रकाश होता है उसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, फलतः कुहासा या फिर धुएं में लाल रंग के प्रकाश का कम परिकीर्णन होता है। यानी कि आप लोग कुहासा यानी ठंड वगैरह के मौसम में देखोगे कि बहुत दूर रहेगा लाल रंग का
बल्ब जलेगा वगैरह, तो वो सब आपको दिखेगा। तो इसी कारण से जो है ना ये दूर से भी दिखाई देती है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, रेलवे के सिग्नल में लाल रंग के सिग्नल का उपयोग करते हैं। तो इतना आपको लिख लेना है, ठीक है। मैंने अपने अकॉर्डिंग आपको समझा दिया, आप लोग इसे देख लेना। चलो अगली क्वेश्चन यहाँ पर 2 नंबर है, पूछा गया कि नेत्र की संवेदन क्षमता से आप क्या क्या अभिप्राय है। तो देखिए उत्तर होगा कि नेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर देता है। क्या होता है, लेंस जो होता है ना, वह आपका आंख जो है या क्या करता है, किसी वस्तु को देखता है तो वह देखने के उपरांत क्या करता है, जितना भी आंख में शक्ति है वह सभी क्या करता है, वस्तु के ऊपर क्या करता है, डाल देता है प्रभाव, तभी वो वस्तु आपको दिखता है। अतः हम लोग कह सकते हैं संवेदन क्षमता यह कहलाती है। इसी कारण से बस इतना ही उत्तर लिखना है आपको। अगर बोर्ड एग्जाम में लिखना है तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ही लिखना है, इससे आगे नहीं लिखना है। इतना थोड़ा अगर आपको याद रह सकता है, कर पाते हो तो आगे कर लेना। इसी कारण से अल्पतम दूरी और दूर बिंदु को नियोजित कर पाता है। सामान्य व्यवस्था में नेत्र की समंजन क्षमता जो है ना क्या होती है, 4 डायप्टर होती है। अगर आपसे कभी ऑब्जेक्टिव में पूछता है क्वेश्चन की नेत्र की समंजन क्षमता कितनी होती है, समंजन क्षमता, तो याद रखिएगा 4 डायप्टर यानी कि 4D आपको ऑप्शन दिया जाता है। तो इस प्रकार से याद रखना, ऑब्जेक्टिव भी बन जाएगा, ठीक है। चलिए अगली स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगली क्वेश्चन यहाँ पर है, समान नेत्र 25 सेंटीमीटर से निकट रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट क्यों नहीं दिखता है। सिंपल सा कहने का अर्थ हुआ कि जब वस्तुएं 25 सेंटीमीटर पे रखी होती है तो हमें वह साफ साफ क्यों नहीं दिखाई देता है। तो चलिए इसके पीछे रीजन है, उत्तर लिखना है। देखिएगा, नेत्र लेंस की फोकस दूरी निश्चित न्यूनतम सीमा से कम नहीं हो सकती है। यानी कि हमारा जो आँख है, जितना औसत इसका दूरी देखने का है उतना ही देखेगा, इससे ज़्यादा नहीं देख सकता है। तो इसे कम करने के प्रयास में आँखों पर तनाव बढ़ता है। अगर हम लोग इसको बढ़ाने का प्रयास करेंगे तो तनाव पड़ेगा, अतः वस्तु धुंधली दिखाई पड़ती है। क्योंकि दूर की वस्तु में धुंधली दिखाई पड़ती है, इसलिए सामान्य नेत्र 25 सेंटीमीटर से निकट वस्तुओं को सुस्पष्ट नहीं देख सकता है। सिंपल सा करने का अर्थ हुआ कि जब कोई वस्तु 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा दूरी पर रखा रहेगा तो वह हमें सुस्पष्ट नहीं दिखाई देगा, धुंधला दिखाई देगा। तो अपने भाषा में लिख सकते हो, या फिर परिभाषा है तो अगर याद कर पाते हो तो लिखो, नहीं तो मेरी बात को आपने सुन लिया तो आपको याद रहेगा। जो कि यहाँ पर डायग्राम वगैरह बना दिया गया है, डायग्राम भी आप लोग ऐड कर दोगे एग्जाम में तो आपको जो है ना अच्छा मार्क्स मिल जाएगा। अगर ये मान लो 5 मार्क्स में पूछ दिया जाए, 5 मार्क्स में नहीं पूछेगा, 2 मार्क्स में पूछ दिया जाए, तो अगर आप लोग थोड़ा सा परिभाषा लिखते हो, डायग्राम बना देते हो तो आराम से आपको 2 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये बात आप लोग याद रखना। आगे चलिए, आगे क्वेश्चन यहाँ पर हमारा जो है ना 4 नंबर है, पूछा गया किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों दिखाई देता है। क्योंकि जब हम लोग यहाँ से देखते हैं, पृथ्वी पर से हम लोग जब देखते हैं आकाश को तो वो हमें क्या दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। लेकिन जब अंतरिक्ष यात्री जब जाते हैं सौर मंडल में तो उन्हें काला क्यों दिखाई देता है। तो देखो, काला दिखाई देने का रीजन है, यहाँ पर उत्तर लिखना, काला क्यों दिखाई देता है। अंतरिक्ष यात्री आकाश में उस ऊंचाई पर होते हैं जहाँ वायुमंडल नहीं होता है। क्योंकि वायुमंडल में जब पृथ्वी के बाहर कोई अंतरिक्ष यात्री जाता है तो वहाँ पर वायुमंडल नहीं होता है और ना ही वहाँ कोई परिकिरणन होता है, क्योंकि परिकिरणन पृथ्वी के अंदर में है, पृथ्वी पर ही है, उसके बाहर सौर मंडल वायुमंडल में नहीं है। तो इसीलिए उन्हें आकाश नीला नहीं बल्कि काला प्रतीत होता है। तो सिंपल सा याद रखना, जब अंतरिक्ष यात्री जो है ना अंतरिक्ष में होते हैं तो वो अंतरिक्ष में जाते हैं तो वो बहुत ऊंचाई पर चले जाते हैं, क्योंकि वायुमंडल में किसी भी प्रकार का जो है ना क्या नहीं है, तो वहाँ पर किसी भी प्रकार का परिकिरणन नहीं है, परिकिरणन नहीं होता। इसी कारण से अंतरिक्ष यात्री को जो है ना नीला रंग काला रंग दिखाई देता है। क्या, तो आकाश के अंतरिक्ष यात्री को। आप चलिए, ये हो गया। अगली क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, पूछा गया है तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तारे टिमटिमाना क्यों। तो मैं आपको सिंपल सा परिभाषा बोलूँगा, अगर आप लोग याद कर पाओ मेरी बात को तो सुन लेना। लाखों तारा वायुमंडल में लाखों ताराएं होती है जो आकाश गंगाएं कहलाती है और वो आकाश गंगा के कारण ही टिमटिमाती है। सिंपल सा इतना भी लिख सकते हो, नहीं तो मैं आपको बता देता हूँ जो परिभाषा यहाँ पर लिखा गया इसके अकॉर्डिंग समझाता हूँ। हवा की विभिन्न परतों में तापमान अलग अलग होता है। क्या याद रखना है, हवा की विभिन्न परतों में तापमान अलग अलग होता है, इस कारण इसका जो है ना उसका घनत्व भी कम होती है। इसलिए तारों से आता प्रकाश इन वायु परतों में विभिन्न मात्रा में अब आवर्तित होता रहता है। अतः इस कारण से तारे हमारे नेत्रों में टिमटिमाते प्रतीत होते हैं। तो ये लिखना है, ये आप लोग देख लेना, ठीक है। याद भी कर सकते हो, नहीं तो मैंने शॉर्ट में जो बोला वो भी लिख दोगे तो आराम से आपको जो है ना 2 मार्क्स मिल ही जाएगा, 100% गारंटी है।
चलिए ये देखिएगा, यहाँ पर है 9 नंबर प्रश्न और काफ़ी इंपॉर्टेंट। इसमें कुछ नहीं करना है, बल्ब बनाने के लिए आपको आना चाहिए बल्ब का डायग्राम, और ये कुछ पॉइंट इसमें दिया गया है, इसको याद रख लोगे तो 2 मार्क्स आपको आराम से, 2 मार्क्स में तो नहीं, ये 5 मार्क्स में पूछा जाता है प्रश्न, ठीक है। तो ये याद रखोगे तो 5 मार्क्स मिल जाएगा। प्रश्न क्या पूछा गया, प्रश्न देखिएगा, प्रश्न पूछा गया कि विद्युत बल्ब का नामांकित चित्र बनाइए। तो विद्युत बल्ब आपको बना लेना है और पॉइंट लिख देना है। ये आपका कांच होता है, कांच आपको पता ही होगा, कांच का बल्ब है, और ये इसके अंदर में जहाँ जलता है ना बल्ब, तो ये फिलामेंट कहलाता है। और इसके थोड़ा सा नीचे ये जो पॉइंट है, ये आपका कहलाता है, क्या कहलाता है, चालक तार, ठीक है, चालक तार कहलाता है। इसके आगे होता है ना होल्डर, क्योंकि ये होल्डर में लगता है, आपको पता ही होगा। और ये फर्स्ट में जिसमें सटता है होल्डर, ये टर्मिनल चालक का तार होता है। इतना याद रखोगे तो आपको आराम से 5 मार्क्स मिल जाएगा। अगर 5 मार्क्स में ना पूछता है तो 2 मार्क्स में 100% ही पूछेगा, तो ये आपको याद रख लेना है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन यहाँ पर है, एक क्वेश्चन और है कि फ्यूज के तार की 3 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो चलिए लिख देते हैं। फ्यूज की तार की निम्नलिखित विशेषताएं 3 है इस प्रकार से। पहला पॉइंट लिखना है कि यह 3 और शीशे के मिश्रण से बने टंगस्टन नामक मिश्र धातु से बनी होती है। दूसरा पॉइंट लिखना है, इसका गलनांक जो है ना 220 सेल्सियस होता है। तीसरा पॉइंट लिखना है, इसके प्रयोग से विद्युत द्वारा घरों में आग लगने की घटना पर नियंत्रित संभव होता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे जरूर याद कर लेना। अगले क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, पूछा गया, ये आपका विद्युत धारा चैप्टर से आता है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। इससे भी कई प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसमें से काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि विभव क्या है, इसका ऐसा माना गया है। तो देखिए, इकाई धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक ले जाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे हम लोग कहते हैं क्या, तो उसे कहेंगे बिंदु का विभव कहते हैं। इसका ऐसा मतलब क्या होता है, तो वोल्ट होता है, जिसे हम लोग लिखते हैं भी द्वारा। तो यह एक क्या है, तो आपको याद रखना, विभव जो है यह एक अदिश राशि है, यह एक क्या है, अदिश राशि है, तो याद रखना। अगली क्वेश्चन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और सेम टू सेम ये प्रश्न पूछा जाता है, जो कि 5 मार्क्स के लिए प्रश्न है, ये भी याद रखना आप। देखो 4 नंबर प्रश्न पूछा, सिंपल सा पूछा कि परिनालिका का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। परिनालिका का एकदम स्पष्ट चित्र बनाइए, आपको 5 मार्क्स मिल जाएगा। तो उत्तर में लिखना है कि परिनालिका का स्वच्छ नामांकित चित्र इस प्रकार से है, और उसके बाद लिखना है डायग्राम, ये बना लेना है। इसको बनाने के लिए ज़्यादा कुछ क्या नहीं जाता है, सिंपल सा प्रोसेस है। देखो कैसे बना रहे हैं, जैसे जैसे इस प्रकार से चल रहा है ना, इस प्रकार से बना लेना है, इधर से इधर खींच देना है, और इधर से बहुत सारा काटा गया है, इस प्रकार से घुमा देना है, घुमा दोगे, और इधर से इधर खींच देना है, 3 लकीर खींच देना है। इसका नाम आप एस या एन या कुछ भी दे सकते हो, और इधर से एक सिंपल सा घुमा देना है, और इसमें ज़्यादा कुछ याद भी नहीं रखना है। जो घुमा हुआ तार था लगातार, इसका आप नाम रख देना परिनालिका। और इधर जो ये ऊपर वाला इस प्रकार से पॉइंट बनाए ना, ये चांद जैसा बना है, इसको आप लोग लिख सकते हो चुंबकीय क्षेत्र में दिखाए। और उसके बाद यहाँ पर कुछ भी नाम यहाँ पर बी हम रखे तो आप ए रख सकते हो, यहाँ पर एक्स है तो यहाँ पर वाई रख सकते हो, कुछ भी रख के छोड़ देना, बस इससे आपको जो 5 मार्क्स मिल जाएगा। और चलिए, और जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो आपको करवा देते हैं, क्योंकि इससे कई प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए, धातु व धातु चैप्टर है, इससे कई प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिएगा, पहला एक क्वेश्चन पूछ देता है कि धात्विक यानी कि सोनोरस। देखिए, आपसे क्वेश्चन कभी पूछा जाता है धात्विक क्या है, धातुनिक, ठीक है, धात्विक है, ध्वनिक किसे कहते हैं, या फिर सोनोरस किसे कहते हैं, कोई भी पूछा जा सकता है। तो सोनोरस या क्या है, ध्वनिक, ये आपको याद रखना है। तो चलिए, उत्तर होगा कि जो वस्तु एक कठोर सतह से टकराने पर आवाज उत्पन्न करती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, धात्विक का मतलब हो गया कि कोई भी वस्तु, आप लोग लोहा पर अगर किसी चीज से टक्कर मारते हैं उससे आवाज उत्पन्न होता है, तो हम लोग कह सकते हैं कि वह क्या है, कौन सी वस्तु है, तो सोनोरस है या फिर धात्विक है। अब चलिए अगली क्वेश्चन यहाँ पर 2 नंबर है कि आघात वर्धयता किसे कहते हैं, ठीक है। तो देखिए, उत्तर होगा आघात वर्धयता गुण के कारण धातु पर चोट लगने पर वे फैलने लगते हैं, इस गुण को आघात वर्धयता कहते हैं। तो सिंपल से आपको इतना याद रखना है, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। अगली क्वेश्चन यहाँ पर है, 3 नंबर प्रश्न पूछा गया, ऐसी धातुओं का उदाहरण दे जो इस प्रकार से, आपको ऐसी धातुओं का उदाहरण देना है जो कि इस प्रकार से। पहला दिया गया है कि पहला क्वेश्चन इसमें दिया कि कमरे के तापमान पर द्रव क्या होती है, तो याद रखना है कमरे के ताप पर द्रव्यमान पारा होता है, ये आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पूछा गया कि चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, किसे काटा जा सकता है, तो सोडियम को काटा जा सकता है, सोडियम आप लोग याद रखना, क्या याद रखना, सोडियम याद रखना। उसके बाद क्वेश्चन यहाँ पर रखिए, पहला का उत्तर ये दिया गया, दूसरा का ये दिया गया, तीसरा का जैसे कि आपको लिखना है उत्तर, तो उष्मा की सब
सबसे अच्छी चालक क्या होती है, तो ये आपको याद रखना है, चांदी होती है। क्या होती है, तो चांदी होती है। चांदी यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 का दिया गया आंसर, ठीक है, ऑप्शन 3 का यहाँ पर। आप चलिए अगली क्वेश्चन यहाँ पर 4 नंबर पूछा गया कि उष्मा का कुचालक क्या होता है, तो उष्मा का कुचालक शीशा होता है, जो कि यहाँ पर आंसर दिया गया है। शीशा को हम लोग शॉर्ट में लैंड भी कहते हैं, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए स्क्रीनशॉट भी लेते चलिएगा, नहीं तो PDF जो कैसे मिलता है बताइए, मैंने दिया आपको, वो कर लेना। अगली क्वेश्चन 4 नंबर है कि आयनिक यौगिकों, ठीक है, क्या पूछा गया, आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है, तो सिंपल सा लिखना है कि अंतर आयनिक आकर्षण के कारण आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च होता है, यानी कि अंदर में क्या होता है, वह गल जाता है, इसी कारण उसका आयनिकों का योग जो है ना गलनांक होता है, क्योंकि गल जाता है। अगली क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, देखिएगा पूछा गया प्रश्न क्या है, प्रश्न पूछा गया 5 नंबर प्रश्न की, दो धातुएं के नाम बताइए जो प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं, यानी कि प्रकृति में। तो देखिए प्रकृति में जो स्वच्छ अवस्था में पाया जाता है सोना, साथ में प्लेटिनम पाया जाता है, ठीक है, और इसके बाद क्या पाया जाता है, प्लेटिनम पाया जाता है, और एक पाया जाता है प्रकृति में जो है स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। सिंपल सा क्या क्या पाया जाता है, 2 बोला तो याद रखना है, 2 पाया जाता है, सोना पाया जाता है और प्लेटिनम में पाया जाता है, जो कि प्रकृति में स्वस्थ अवस्था में रहता है। अब चलिए आगे लास्ट क्वेश्चन हमारा यही होगा कि 6 नंबर प्रश्न है कि उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, 2 उभयधर्मी ऑक्साइडों का उदाहरण दे, अथवा में लिखना है आपको कि उभयधर्मी ऑक्साइड का एक उदाहरण दे। तो चलिए 2 क्वेश्चन बना आपका, यहाँ से यहाँ तक एक क्वेश्चन और इसके बाद ये क्वेश्चन, दोनों का आंसर एक ही होगा। लिखना है कि जो धातु ऑक्साइड अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकार के व्यवहार प्रकट करता है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, तो उभयधर्मी कहते हैं। इसका उदाहरण भी देना है, तो उदाहरण दे दीजिए एल्युमिनियम ऑक्साइड, और इसका सूत्र होता है Al2O3, और जिंक ऑक्साइड, ठीक है, तो Zn यहाँ पर आपका 2 होता है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए तो बताना आप लोग कैसा लगा वीडियो। अगर आप लोग चाहते हो कि इसी प्रकार से और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि शॉर्ट क्वेश्चन यानी 2 मार्क्स और 5 मार्क्स जितना भी है, साइंस आर्ट्स साइंस में हो गया, उसके बाद सोशल साइंस, हिंदी, संस्कृत, मैथ, जिसमें भी चाहिए आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताओगे तो पक्का मैं वीडियो ला दूंगा। और क्योंकि एग्जाम आपका 24 में है फाइनल, और उसमें अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो जैसे आप कमेंट करोगे जिस विषय पर, हम उस पर वीडियो ला देंगे, ठीक है, और इंपॉर्टेंट और सेम टू सेम यही सब प्रश्न पूछा जाएगा। और इसका PDF कहाँ मिलेगा फिर से बता देते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, ज्वाइन कर लीजिए। अगर लिंक ना काम करे टेलीग्राम ग्रुप का, तो जो चैनल का नाम है मिथुन स्टडी सेंटर, टेलीग्राम पे जाके सर्च करना, सेम आएगा ग्रुप, ज्वाइन कर लेना, ठीक है, और व्हाट्सएप भी ज्वाइन कर लेना। अगर और भी वो भी परेशानी हो तो ज्वाइन नहीं हो पाए तो आप लोग इस नंबर पे मुझे जरूर मैसेज करना, मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दूंगा। नंबर है, आप लोग ध्यानपूर्वक देखना, 696 98 095, इस पर आप लोग जरूर मैसेज कर देना। और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी प्रकार का वीडियो अगर आपको पाना है तो सब्सक्राइब करके रहोगे तभी आपको वीडियो मिलेगा। तो चलिए धन्यवाद।